नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी जी। गांधी जी, स्वागत है आपका जी मीडिया में। बहुत धन्यवाद जी आपका। गांधी जी, लोग जानना चाहते हैं मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है पंजाब में, उसमें धर्मवीर गांधी कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, जो पंजाब में राजनीतिक माहौल पिछले 2 साल से 2.5 साल से जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं जो बना हुआ है, और जितनी गहमा गहमी है, जितनी जो चर्चा है राजनीति की पंजाब में, घर घर में चर्चा है जी, उस चर्चा में सब कुछ चल रहा है। उस चर्चा से कहीं पंजाब गायब है, पंजाब के मुद्दे गायब हैं। और जो मुख्य राजनीतिक दल 3 जो सत्ता की दौड़ में हैं, अकाली दल, ये आपको लगता है? अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों के जो मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, जो इनके बयानबाजी आ रही है, उनमें जिस गर्त में पंजाब गिर चुका है और जिस चौतरफे संकट में पंजाब घिर चुका है, उस पे कहीं भी गंभीरता से इनकी जो नज़रिया है, जो उनका दृष्टिकोण है, वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या खतरा आप देखते हैं? क्या आप, जब आपने कहा गर्त में गिर चुका है, हाँ, खतरा है, क्या खतरा आप देखते हैं? देखो, पंजाब की जो आर्थिकता है वो बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है। पंजाब 1,85,000 करोड़ रुपए का कर्जाई है, अलग अलग केंद्र का कर्जाई है, अपने ही ये जो पंजाब के जो अदारे हैं उनका कर्जाई है, और जो दूसरे पब्लिक बोरो हैं उसका कर्जाई है। तो पंजाब नशों के संकट में गिरा है, पंजाब किसानी संकट में गिरा है, पंजाब बेरोज़गारी में गिरा है। जो पंजाब की इंडस्ट्री है, जो सनत है, वो उसका संकट बहुत गहरा है। और उसके अलावा जो पंजाब का जल का संकट है, पानी का संकट है, वो बहुत गहरा है और बहुत ही एक डरावना दृश्य है पानी के मामले में। तो इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सेहत व्यवस्था है, वो सभी चरमरा गई हैं। पंजाब आज एक ऐसे मकाम पे खड़ा है जहां पंजाब को एक गंभीर राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की, पंजाब को इस गर्त से निकालने की राजनीति के लिए ठोस कार्यक्रम की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये ठोस कार्यक्रम नहीं दे रहे हैं, ठोस नीतियां नहीं हैं इनकी? ना सिर्फ ठोस कार्यक्रम नहीं दे रहे, बल्कि ये वही जुमलेबाजी कर रहे हैं जो पिछले 70 साल से हिंदुस्तान की अलग अलग पार्टियां, पंजाब में जो राजनीति में सरगर्म अलग अलग पार्टियां वो करती रही हैं। और ऐसी जुमलेबाजी में और ऐसी जो एक लोक लुभावनी राजनीति है, जिसको हम पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके चलते जहां पंजाब पहुंच चुका है, जहां पंजाब जिस गर्त में गिर चुका है, वहां से पंजाब का निकलना बिल्कुल संभव नहीं है। और ये पार्टियों का इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पंजाब के जो सही मानों में जो पंजाब की समस्याएं हैं उनको ये संबोधित हो सके, उनका जो हल पेश कर सके, और जो बड़े बड़े दावे या वादे किए जा रहे हैं उनका पंजाब की हकीकत से, इस आर्थिकता से, पंजाब की जो संकट है उसकी गहराई से कोई नज़दीक का भी कोई वास्ता नहीं। पॉपुलिस्ट डिसीजंस आपने कहा, फैसले, किस तरह के फैसले? देखिए, कोई कह रहा है कि मैं 10 दिन में नशे खत्म कर दूंगा, कोई कहता है मैं 2 महीने में ख़त्म कर दूंगा। कि कैसे ख़त्म करेंगे? किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये सिर्फ माफिया बदलेगा, माफिया के लोग बदलेंगे, और पंजाब में नशों की जो समस्या है, जो उसकी जड़ है, वहाँ तक किसी ने पहुँचने की कोशिश नहीं की। लेकिन मौजूदा सरकार कहती है कि जितना इस कार्यकाल में नशा पहले से, कांग्रेस के कार्यकाल से आ रहा है, तब से शुरू हुआ, मौजूदा सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए नशा रोकने के लिए, नशा की रोकथाम के लिए, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हो या फिर पंजाब में हो, उससे ज़्यादा कदम किसी ने नहीं उठाया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पहले तस्लीम ही नहीं कर रहे कि पंजाब में नशे की समस्या कितनी गंभीर है, तस्लीम ही नहीं कर रहे। कोई ऑथेंटिक सर्वे नहीं करवाया इन्होंने पिछले 10 साल में, ना केंद्र सरकार ने ना पंजाब सरकार ने, कि पंजाब में नशों की समस्या कितनी गंभीर है। इसलिए पहली बात तो यहाँ इनकी जो गंभीरता का पता चलता है। अगर सर्वे होगा तो उसकी प्लान होगी, उसकी रोकथाम के लिए उपाय होंगे। दूसरी बात यह है कि नशों के ये कारण क्या है, उसके किसी ने अध्ययन नहीं किया। नशों का जो कारण है पंजाब में, जो पंजाब में नशे, जो ट्रेडिशनल नशे हैं, अफीम है, पॉपी हस्क है, जिसको पुक्की बोलते हैं, वो पंजाब सदियों नहीं हज़ारों साल से इस्तेमाल करता आया है। लोग थोड़ा बहुत अफीम लेते थे, थोड़ी बहुत भुक्की लेते थे, वो काम करते थे, शाम को बच्चों का पेट पालते थे। ये इन नशों से पंजाब संकट में नहीं गया, कोई मौत नहीं हुई,
ये नशे जो बाद में नशे आए हैं, एनडीपीएस एक्ट एक इतना सख्त एक्ट है जिसने 2 काम किए। उसके मकसद 2 थे। एक मकसद था कि देश को नशा मुक्त करना, दूसरा मकसद था कि जो नशा माफिया है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसको चेक करना। ये अपने दोनों मकसदों से इसने उल्ट रिजल्ट पैदा किए हैं। नशा माफिया बड़ा है। 1985 में राजीव गांधी सरकार के साथ एनडीपीएस एक्ट आया था, तो उसने जो दोनों मकसद से नशा खत्म करना और नशा माफिया खत्म करना, दोनों के उल्ट रिजल्ट पैदा किए हैं। नशा 10 गुना बड़ा है और नशा माफिया इतना ताकतवर हो गया है। आप कह रहे हैं कि जो कानून है, देश का जो कानून है नशा के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ, वो सख्त नहीं है। वो बहुत सख्त है, वो बहुत सख्त है। उस सख्ती का इन्होंने फ़ायदा उठाकर जो कॉमन मैन्स रिक्रिएशन, जो आदमी मौज मस्ती के लिए नशे करता था, एक सहज अवस्था में पहुंचने के लिए नशे करता था, जो उसकी सेहत के लिए घातक नहीं था, हानिकारक नहीं था, वो उसके लिए जिसको कहते हैं ना कि वो मारता नहीं था, वो जानलेवा नहीं था। उन नशों को जो ट्रेडिशन कहते हैं, जिनको हम रवायती नशे कहते हैं, उन पर रोकथाम लगा के, बैन लगा के एक माफिया कायम हो गया, जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोग शामिल थे। मैं किसका नाम नहीं लेना चाहता। पुलिस ऑफिसर शामिल थे और एक माफिया गैंग शामिल था। नेक्सस आप कह रहे हैं? नेक्सस था। उस नेक्सस ने जो अफीम, जो पुक्की 300 रुपये किलो थी, वो 3000 रुपये किलो कर दी। जब वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई, जो लोग नशे के आदी थे और उनकी संख्या 50 में लाखों में है, तो उनको मजबूरन जो मेडिकल नशे हैं, जैसे लोमोडिल की गोलियां हैं, स्पाज्मोप्रॉक्सिमोल के कैप्सूल हैं, फैंसीडिल की शीशियां हैं, या फिर मेटाफिटामीन है, या फिर और नहीं तो आयोडेक्स की शीशी को लगा के डबल रोटी पे वही खाने लगे, तो वो मजबूरन वो पहुंच गए सस्ते मेडिकल नशों की तरफ, जो तो कहीं आप कह रहे हैं कि ये कारण कहीं ज़्यादा हानिकारक है। ये कारण रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जब इन लोगों ने वहाँ थोड़ा सख्ती किया, तो लोग उधर फैक्ट्रियाँ लग गई जो चिट्टे की थी, जो ये दूसरे सिंथेटिक नशे थे, तो वो इनके हाथ में कारोबार आ गया हज़ारों करोड़ रुपए का, तो लोग उनकी तरफ वो चले गए। तो रवायती नशों पे बैन होने के कारण लोग मेडिकल नशों पे गए हैं, जो कहीं ज़्यादा घातक, कहीं ज़्यादा मारू और कहीं ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक हैं रवायती नशों के मुकाबले में। आप कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल बात कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस बात कह रही हो, आम आदमी पार्टी बात कह रही हो, 4 महीना 4 हफ्ते नशा दूर नहीं हो सकता पंजाब से, तो कैसे दूर हो सकता है नशा? ये अगर नशा दूर करना है तो आपको 2 काम, मैंने एनडीपीएस अमेंडमेंट बिल 2016 पेश किया है पार्लियामेंट में, इसी सेशन में पेश किया है, वो एडमिट हो गया है। तो मैं कहता हूं कि आपको अगर पंजाब को नशा मुक्त करना है, तो पहले जो एनडीपीएस एक्ट में नशों की जो परिभाषा है वो उसको बदलना पड़ेगा। संशोधन होना चाहिए। हार्ड नशे और सॉफ्ट नशे दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ट्रेडिशनल जो नशा था, जो एंजॉयमेंट के लिए था, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना होगा। आपको एक सीमित मात्रा में उसकी सप्लाई जनता को यकीनी बनानी होगी, ताकि लोग मजबूरी बस वो जो हार्ड नशे हैं, जो किलिंग हैं, जो मारते हैं, सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो बहुत घातक हैं, उनसे लोगों को धीरे धीरे पीछे हटाया जा सके। आपको लगता है कि नशा जो है सिर्फ पंजाब के लिए समस्या है, देश के लिए समस्या? नहीं, नशा सारे देश की समस्या है। अभी रिपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में तो आपको पता ही है कि कैसे कुछ राज्य बुरी तरह फंसे हुए हैं। हिमाचल की रिपोर्ट आ रही है, दिल्ली की रिपोर्ट आ रही है। पंजाब में नशा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बॉर्डर स्टेट की बात आपकी सही है। दूसरा, पंजाब में जितनी पिछले 10 साल में या पिछले 15-20 साल में जो बेरोजगारी पैदा हुई है, जो इंडस्ट्री संकट में आई है, जो हर तरफ चौतरफा संकट आया है, उसमें जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो दिशाहीन हैं। या तो वो बाहर को भागते हैं, हर कोई पासपोर्ट बनाई बैठा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, और आप जानते हैं कहीं भी जाने को तैयार हैं। वो समुद्र के पानी में डूबकर भी, मैक्सिको की बॉर्डर लांघते हुए, ट्रकों में दम घुटकर मरकर भी वो अपनी विदेशी चरागाहों में जाने के लिए तैयार हैं। जो यूज़र है वो प्रमोटर नहीं है। तो मैंने 2 अमेंडमेंट पेश किया है। एक अमेंडमेंट है कि जो पैटी ड्रग यूज़र हैं, जो थोड़ी फीम या पुक्की खाते हैं, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, वो अपराधी नहीं हैं, उनको अपराधी मानना बंद करिए। वो विक्टिम है, वो शिकार हैं और वो बीमार हैं। उनकी जगह जेल में नहीं है, थाने में नहीं है, उनकी जगह अस्पताल में है, सोशल कमेटी के पास है। गांव की कमेटी हो, बुद्धिजीवी की कमेटी हो, साइकोलॉजिस्ट हो, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हो और सोशल साइंटिस्ट हो, जहां उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको इससे छुटकारा दिलाया जा सके। इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए थे पंजाब सरकार ने, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल फेल है। डी एडिक्शन एक सरकारी चल रहे हैं, एक गैर सरकारी चल रहे हैं। जो गैर सरकारी चल रहे हैं वो तो बहुत गैर वैज्ञानिक हैं, पीटते हैं,
वो बांधते हैं, उनको रस्सों से बांध के रखते हैं, पीटते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका पहले से ही बुरा हाल होता है। और दूसरा है कि जो सरकारी चलते हैं वो इतने कम हैं और वो इतने वहाँ स्टाफ की कमी है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पंजाब में बिल्कुल गिनती के हैं, वो उनके बस का रोग नहीं है। और दूसरी बात है क्योंकि नशे को इन्होंने जो नशा है उसको इन्होंने एक टैबू बना दिया है, कोई सामने नहीं आता। उसको लगता है कि अगर मैं आऊँगा तो एक तो मेरा समाज में, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, मैं समाज में मेरा रुतबा गिर जाएगा, लोग मुझे बुरा मानेंगे। तो वो जो नशेड़ी जो असल में वो नशा मुक्ति चाहते भी हैं वो भी इन सेंटरों पे नहीं जा रहे, क्योंकि इसके साथ एक अपराध जोड़ दिया गया। अवेयरनेस लाने की जरूरत है, आप कह रहे हैं? अवेयरनेस लाने की जरूरत है। और कुछ समय के लिए हमें जो पंजाब के रवायती नशे हैं, जो पंजाब सदियों से नहीं हज़ारों सालों से एक सीमित मात्रा में यूज़ करता है और जिसके कारण कोई मौत नहीं हुई, जो मौत का कुआं नहीं बने, जिनके कारण पंजाब की प्रोडक्शन नहीं कम हुई। पंजाब का सबसे सुनहरी पीरियड वही है जो हरे इनकलाब वाला, जब पंजाब में नशे से चलते थे। गांव में, हर गांव में 2 4 10 नशेड़ी हुआ करते थे। पर आज जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं। कहते हैं कई गांव को तो ये हाल है कि कई साल वहां बारात नहीं चढ़ने वाली, सारे नौजवान मर गए हैं अमृतसर जिले। ऐसे गांव में आप गए क्या? नहीं, मैं गया नहीं, पर महाराजा पटियाला ने एक बार लोकसभा में उस गांव का नाम लिया था। अमृतसर के पास गांव है, उन्होंने कहा कि सारा गांव में जो नौजवान है वो पीढ़ी खत्म हो चुकी है। जी गांधी जी, ये माना जा रहा है पंजाब की सियासत में कि चौथा फ्रंट सामने आएगा। कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने एक घोषणा की थी कि उन्होंने एक फोरम बनाया और उन्होंने कहा कि जल्द पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे बल्कि समर्थन देंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, सिद्धू जी वो एक अपना उनका राजनीतिक शख्सियत है, व्यक्तित्व है। वो 10 साल बीजेपी में सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं और एक राजनीति में चर्चित चेहरा हैं वो उनको आज़ादी है। उन्होंने जो पहले कहा उसकी भी आज़ादी थी, जो आज कर रहे हैं उसकी भी आज़ादी है। पर मेरी जो इच्छा है कि जो पंजाब का हशर हुआ पड़ा है, जो पंजाब जहाँ जा चुका है, जहाँ पंजाब को मदद की ज़रूरत है, वो उनको ज़रूर सामने आना चाहिए और उनको पंजाब की जो दशा है उसको सुधारने के लिए और पंजाब को एक शक्तिशाली, एक अच्छा नया पंजाब बनाने के लिए उनकी जो कमिटमेंट है वो उनको पूरी करनी चाहिए। ये मेरी इच्छा है। आप कह रहे हैं कि एक सियासी दल, राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए उनको? वो जो मर्जी करें, कम से कम उनको पंजाब के लिए खड़ना चाहिए। क्योंकि भारत की राजनीति में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकृत भारत और एक डेमोक्रेटिक और फेडरल भारत, दोनों के बीच में लगातार कशमकश चल रही है। पंजाब पे आप देखिए, पंजाब में भाषा के आधार पे जो गठन होना था पंजाब का, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। पंजाब और जब पंजाबी बन भी गया, पंजाबी सूबा बन भी गया, तो उसका भी जैसे राजधानी हमें नहीं मिली। पंजाब के जो पंजाबी बोलते क्षेत्र थे वो हमें नहीं मिले। और जो बहुत से ऐसे मुद्दे थे, जल के बंटवारे के मामले में हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। पंजाब के पास कुल जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो 3 दरिया चले गए पाकिस्तान में, 3 पंजाब में आ गए। पंजाब में आए रावी, ब्यास और सतलुज, उधर गए सिंध, चिनाब और झेलम, वो उधर चले गए। तो रावी, ब्यास और सतलुज में से ये हमारे पानी थे, ये हमारा प्राकृतिक स्रोत था, हमारी संपदा थी। तो इसमें से आप दिनेश जी हैरान होंगे कि हमारे पास कुल इन 3 दरियाओं में पानी 158.5 करोड़ एकड़ हेक्टर है। जी। 1 करोड़ 58.5 लाख हेक्टर पानी है। उसमें से 80 लाख हेक्टर पानी, 80 लाख हेक्टर पानी, आधे से ज़्यादा पानी राजस्थान को 1955 में हरि के पतन से 2 बड़ी बड़ी नहरें निकालकर, राजस्थान नॉन रिपेरियन स्टेट है, एक रिपेरियन लॉ है दुनिया में, सभी उसका आदर करते हैं। और जो इससे पहले हिंदुस्तान में जल बंटवारा हुआ है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट का, जब मद्रास प्रेसिडेंसी से 3 राज्य बनाए गए, एक मद्रास तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्रा स्टेट, और तीसरा मैसूर। तो वहाँ मद्रास से मद्रास में कोई नदी नहीं थी, तो वहाँ ये फैसला हुआ कि जो पानियों का अधिकार है वो केवल आंध्रा स्टेट और मैसूर स्टेट का है, उनका कोई अधिकार नहीं है। परंतु जब पंजाब में बंटवारा हुआ तो सीधा उसका जब 65 में बंटवारा हुआ तो हमारे जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो भाखड़ा है, उसका सीधा कंट्रोल दिल्ली ने अपने हाथ में ले लिया, वो पंजाब को नहीं दिया गया। और जो 80 लाख एकड़ फुट पानी दे दिया गया
राजस्थान को नॉन रिपेयरिंग स्टेट, उसका एक भी पैसा मुआवजा, उसकी रॉयल्टी हमें आज तक नहीं मिली। हमने जल महारों से ये कैलकुलेट करवाया है कि अगर तब से लेकर अब तक उस पानी का कम से कम जो संसार के कानून है जल के बारे में, उसका मूल्य निकाला जाए तो वो 13 लाख करोड़ रुपए हमारा बनता है जी। हमें कोई रॉयल्टी नहीं। जब हम झारखंड से कोयला खरीदते हैं, जब हम राजस्थान से पत्थर खरीदते हैं, हम छत्तीसगढ़ से कोयला खरीदते हैं, तो हम उनको रॉयल्टी देते हैं। पंजाब का स्रोत क्या है, पंजाब की संपदा क्या है? जल पंजाब की संपदा है। हमें एक पैसा भी आज तक रॉयल्टी नहीं मिली, उल्टा हम लेकिन अगर जल की बात की जाए तो इट्स अ नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स भी एक रैशनैलिटी से मैनेज होता है। आप कह रहे हैं कि सही ढंग से जो है बंटवारा नहीं हुआ, सही ढंग से इसका बंटवारा नहीं हुआ। पंजाब के पानी को लूटा गया और बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी रॉयल्टी के लूटा गया। आज हम डार्क जोन 4 में पहुंच चुके हैं, जो नासा का सर्वे है, जहां हम पानी का सबसे निचला स्तर है, जिसके आगे पानी है ही नहीं, वहां से पानी 350 फुट से पानी खींच रहे हैं और खेती कर रहे हैं। वो पानी हम खेती में लगा रहे हैं, जिससे पैडी पैदा होती है और गेहूं पैदा होता है और देश का पेट भर रहे हैं। और अगर वो जब पानी वो 10 साल में पानी वो खत्म हो जाएगा तो पंजाब बंजर बन जाएगा। कोई पार्टी के लिए ये मुद्दा नहीं है कि पंजाब बंजर बनने जा रहे हो। उसके लिए बहुत बड़ी जरूरत है कि पंजाब के जो जल है, जो पंजाब का जल स्रोत है, उसकी रक्षा की जाए, उसके लिए हमें रॉयल्टी दी जाए और रॉयल्टी के द्वारा हम पंजाब में ड्रिप सिस्टम चालू करके, स्प्रिंकलिंग सिस्टम चालू करके, नहरी पानी का उपयोग करके, जो पानी के नीचे, जो जमीन के निचला पानी है, जो जिसकी आखिरी तह तक हम पहुंच चुके हैं, उसको बचा सके पीने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और हम उस जो हमें रॉयल्टी मिलेगी उससे हम जो पंजाब की जो आर्थिकता है उसको हम सहारा देंगे। ये क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए? नहीं, इसका कोई हल भी है? ये पंजाब के लिए जिंदगी मौत का सवाल है, पंजाब के भविष्य का सवाल है, पंजाब की आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। हम इस पे कोई और मैं चैलेंज करता हूं इंडियन स्टेट को और पंजाब के सभी राजनीतिक लीडरों को, मैं खुले मंच पे मेरे से बहस करें कि किस किस तरह कब किस पार्टी ने पंजाब से गद्दारी की है। लेकिन कैप्टन साहब भी कहते हैं, मुख्यमंत्री बादल भी कहते हैं कि अगर पानी का हक और एसवाइएल की बात की जाए, पंजाब के लोगों के हक की बात की जाए पानी के मामले में, एसवाइएल के मामले में, तो वही दोनों जो है आगे खड़े हुए हैं इस हक को ये कहा जाए कि हक के लिए, अपने पंजाब के हक वो तो बात की बात है जो पंजाब से हो चुका है। जो 80 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को 1955 से जा रहा है, 80 लाख एकड़ फुट, आधे से ज्यादा पानी, उसकी रॉयल्टी कहां है? उसका अफजाना कहां है? उस रॉयल्टी के सिर पर ही हम लोग नया पंजाब बना सकते हैं। अदरवाइज 1,85,000 करोड़ के जो कर्जाई पंजाब है, वहां से पैसे कहां से आएंगे? ये जो 25 लाख नौकरी देने की बात करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, और जो किसानों को कर्ज माफ करने की बात करते हैं, ये कहां से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिससे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बुद्धू बना रहे हैं और एक संकटग्रस्त पंजाब में एक राजनीति खेल रहे हैं, जिसका पंजाब की दुख के साथ, पंजाब के दर्द के साथ, पंजाब की दिक्कतों के साथ कोई नजदीक का लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता की राजनीति है, उसमें लुभावने नारे, जो लोकप्रिय नारे हैं, उनको लेकर वो सिर्फ सत्ता की गद्दी तक बैठना चाहते हैं। उससे ज़्यादा इनका पंजाब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। जो हाल ही में मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों के लिए, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम किसानों की बात, किसानों ने के जो मुद्दे हैं उनसे बात करके हमने ये मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है और हम हल देंगे, सोल्यूशन देंगे। चाहे कर्जा माफ़ी की बात की जाए, हम कर्जा माफ़ी जो मैनिफेस्टो में कहा गया, कर्जा माफ़ करवाएंगे पंजाब के। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। हम सभी लोग देखेंगे कि जो वादे किए हैं, ये बिल्कुल वादे, बिल्कुल इनका कोई आधार नहीं है। सिर्फ ये वोट हासिल करने का एक तरीका है, लोगों की लोगों को भरमाने का एक तरीका है, ताकि लोग इस भ्रम में आकर आम आदमी पार्टी को जिता दें। मेरे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। ये कैसे करेंगे? जो भी पार्टी 2016-17 में पंजाब के लिए किसी भी कार्यक्रम की घोषणा करती है, उसके लिए उसके साधन स्रोत कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा, उसका साथ विवरण देना चाहिए। उसके बिना चाहे वो कांग्रेस पार्टी वादे करे, चाहे अकाली पार्टी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, किसी पार्टी को हक नहीं कि पंजाब के लोगों जो 70 साल से बेवकूफ बन रहे हैं उनको और ज्यादा बेवकूफ। तो आप कह रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है, वोट के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो वादे किए जा रहे हैं, इट इज एज गुड एज बीजेपी और कांग्रेस और अकाली दल। वही राजनीति है, वही लोकप्रियता की जिस पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, वही स्लोगन है, वही राजनीति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी, ये कहा जाता है कि जो सामने आ रहा है, जो खबरें हैं
कि बिखर रही है पंजाब में। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर वो पार्टी छोड़ के चले गए, और भी कई नेता हैं जो पार्टी छोड़ के गए। और दूसरा ये बात भी सामने आती है कि आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने किसी आम आदमी पार्टी के नेता को, पंजाब के नेता को आगे नहीं आने दिया। देखो, मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि जब हम लोग आम आदमी पार्टी में आए थे, बड़े उत्साह से आए थे। हमें लगा था कि देश की राजनीति बदलने वाली है, देश की राजनीति में एक स्वच्छ ईमानदार राजनीति का नया सूर्य उदय हो रहा है, हम उसका हिस्सा बनेंगे। और इस पार्टी से हमें अपेक्षा थी कि क्या जमहूरियत लेकर आएगी, ये पार्टी फेडरलिज्म जो संघीय ढांचे की भावना है वो लेके आएगी, ये पार्टी पारदर्शिता लेके आएगी, ये पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी लेके आएगी, ये पार्टी हाईकमांड कल्चर का खात्मा करेगी जो दूसरी पार्टियों में चलता है। कोई इंदिरा गांधी की पार्टी, कोई सोनिया गांधी की पार्टी है, कोई बादल की पार्टी है, कोई मुलायम की पार्टी है, कोई ममता की पार्टी है, कोई मायावती की पार्टी है, उससे अलग इस पार्टी में हाईकमांड कल्चर नहीं होगा। और लोगों की भागीदारी से एक सही मानों में एक स्वराज का जो कंसेप्ट होगा वो लागू होगा। स्वराज के मामले में, पारदर्शिता के मामले में, और जो ईमानदार राजनीति के मामले में, और जो फेडरल प्रिंसिपल्स पे जो एक वो भावना है, फेडरल भावना है, उसके मामले में, और सबसे बड़ी बात है जमहूरियत के मामले में। इन सभी मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने वो प्रतिबद्धता, वो जो उसकी कमिटमेंट थी, वो उससे पीछे हटी है, उससे भागी है। और आज मैं इस पार्टी से बिल्कुल इसलिए निराश हूँ कि जो आशा थी कि पंजाब के लिए जमहूरियत, फेडरलिज्म और पारदर्शिता और ईमानदार चेहरों की राजनीति, ईमानदार लोगों की राजनीति, इसमें ये विफल रही है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और ना मुझे इस बात की परवाह है। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर पंजाब के कन्वीनर थे, संयोजक थे, जिस तरह से उनको हटाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा, आप इसको कैसे देखते हैं? सही हुआ? बिल्कुल गलत है। बहुत से पार्टी में नेता जाते हैं, नेता आते हैं, निकाला भी जाता है, पर जिस तरह से एक साजिश करके एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अपनी ही पार्टी के संयोजक को निकालना, ये बहुत गलत तरीका, अनडेमोक्रेटिक है और अनएथिकल भी है। पंजाब की जो इकाई थी आम आदमी पार्टी की, जो पंजाब के जो नेता है, उनको कहीं ना कहीं तरजीह नहीं दी गई, और दिल्ली दरबार के जो नेता है उनको तरजीह दी गई। तभी आम आदमी पार्टी में इस तरह का ये कहा जाए कि जो बातें सामने आ रही है। हाँ दिनेश जी, एक बात तय है कि एक संघीय ढांचे में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे किसी भी स्टेट में, राज्य में राजनीतिक विसात बिछाने की जो जिम्मेवारी है, अधिकार है, वो उस राज्य की स्थानीय नेतृत्व को होता है। वो चाहे गांधी हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे वो सुच्चा छोटेपुर हो। उस अधिकार को छीनना, उस अधिकार पे डाका डालना, उस अधिकार को कुचलना, ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल से भी गई गुजरी साबित हुई है। जी, हम तो क्यों ऐसा हुआ? हमें तो लगता था कि ये पार्टी में स्वराज होगा, राज्यों के अधिकारों की बात होगी, फेडरलिज्म की बात होगी, लोकतंत्र की बात होगी। इन्होंने तो बिल्कुल उल्टा किया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, असल में क्यों ऐसा हुआ गांधी जी? क्यों ऐसा हुआ? जो मेरी लड़ाई है वो अकाली दल से है। अकाली दल जो किसी समय पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी हुआ करता था, जिसके हित पंजाब के हित थे, जिसने पंजाब क्षेत्रीय हितों के लिए संघर्ष किया, चाहे वो गुरुद्वारा सुधार लहर हो, चाहे वो जैतों का मोर्चा हो, चाहे वो पंजाबी सूबा मोर्चा हो, चाहे वो कपूरी का मोर्चा हो, वो एक हद तक, कुछ अरसे तक, काफ़ी अरसे तक उन्होंने पंजाब के हितों की नुमाइंदगी की, पंजाब के हितों की प्रतिनिधित्व की। परंतु 90 के बाद अकाली दल ने पंजाब को हितों को तिलांजलि दे दी है। जो ये सभी पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो एक मुश्त किसानों को सभी कर्जे माफ़ करने की बात करती हैं, हमें आज अगर हम 2017 में पंजाब की राजनीति की बात करनी है तो हमें एक न्यायपूर्ण राजनीति, एक बराबरी की राजनीति, दलितों के हक की राजनीति, गरीब किसानों के, गरीब मजदूरों के हक की राजनीति की बात करनी पड़ेगी। आपको एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करनी पड़ेगी। जो पंजाब में जितने भी अन्याय हो रहे हैं उनको ख़त्म करने की बात करनी पड़ेगी। किसान की एक परत नहीं है, एक धनी किसान है, वो सिर्फ ज़मीन पर निर्भर नहीं है, उसके पेट्रोल पंप है, उसके पास ट्रांसपोर्ट है, उसके पास शेल्टर हैं, वो आड़तिया भी है, उसके 2 बच्चे सरकारी टीचर लगे हैं, जो 1.5 लाख तनख्वाह लाते हैं। आप कह रहे हैं जो छोटे किसान हैं, जिनके पास थोड़ी जमीन है, उनका ख्याल हमें कोऑपरेटिव बनाने पड़ेंगे,
उनको हमें गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी और उनको कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, तो उनको कोऑपरेटिव बनाकर उनको बचा सकते हैं। जिस तरह आज उनको जो मशीनरी साझी देनी पड़ेगी, उनके लिए सभी सुविधाएं, बीज वगैरह, खाद वगैरह, उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। और जो बड़े किसान हैं जिनके पास दूसरे बिजनेस हैं, किसान उनका साइड बिजनेस है, वो किसान अकेले जमीन पर निर्भर नहीं है, तो उनको जो सब्सिडी वगैरह है, उनको जो कर्जे माफी है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। आपको एक तर्क संगत जी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे छोटा किसान बचे, मध्यम किसान बचे, खेत मजदूर बचे, और जो बड़े किसान हैं वो जो अब जब सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, उनको उनसे वंचित करना चाहिए।